राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में विमता लैब और साथ में कृषि वाल फूड का Q2 FY26 का नंबर वगैरह देखने वाले हैं और साथ में ये भी हम समझेंगे कि कंपनी ने अपने ऑन कॉल में क्या बात किया है, आने वाले क्वार्टर में क्या ग्रोथ रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में विमता लैब का। अगर आप इनका देखोगे तो कंपनी अपना गाइडेंस दे के रखी थी कि हम लोग FY26 में ओवरऑल 500 करोड़ का अपना टॉप लाइन करेंगे, जो कि ये ग्रोथ इंजन 45% के अराउंड बन रहा था। अगर आप जाके देखोगे, इनका कंपेयर करोगे FY25 से FY26 में जो इन लोग का ओवरऑल ग्रोथ बन रहा था ना, वे 45% के अराउंड बन रहा था। और कंपनी इस बार के कॉन कॉल जो इनका Q2 का हुआ है वहां पे कह रही है हम अभी फिलहाल के लिए कुछ फॉरवर्ड लुकिंग अपना रेवेन्यू ग्रोथ का कुछ हम गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। यानी कि आप अब इससे ये समझो कि कोई भी कंपनी पहले अपना गाइडेंस देती है, अगर उसके अकॉर्डिंग नंबर वगैरह अगर क्वार्टर में नहीं आते हैं तो फिर वहां पे कंपनी में कॉन कॉल में ऐसे ही घुमा फिरा के बात करेगी कि हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग कुछ भी गाइडेंस नहीं देंगे। लेकिन आप देखोगे इन्होंने Q4 FY25 में अपना गाइडेंस वगैरह दे रखा था कि हम लोग FY26 में बड़े आराम से 500 करोड़ का अपना टॉप लाइन अचीव कर लेंगे और साथ में हमारा FY26 एंड होते होते ना हम लोग 125 करोड़ हर क्वार्टर में अपना रेवेन्यू अचीव करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए आप देखोगे तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड दिखा भी दूँ। हाँ ये रहा। अगर आप Q2 का नंबर पूरा देखोगे ना तो कंपनी ने इस क्वार्टर में हार्डली 22.5% से इन लोग का रेवेन्यू ग्रो हुआ है और साथ में अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो वे हार्डली 17% से प्रॉफिट वगैरह इन लोग का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट हाफ भी देखोगे, यानी कि जो कंपनी का पहला 6 महीना बीता हुआ है, वहां पे आप देखोगे तो कंपनी का वही 27% के अराउंड टॉप लाइन ग्रो हुआ है और प्रॉफिट वगैरह 25% के अराउंड ईयर ऑन ईयर लेवल पे इन लोग का ग्रो हुआ है, जो कि पहला 6 मंथ इन लोग का FY26 में है। और कंपनी का गाइडेंस क्या था कि हम लोग बड़े आराम से 500 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन अचीव करना चाहते हैं FY26 में। अगर आप देखोगे कोई कंपनी का इतना बड़ा गाइडेंस देती है कि हम लोग 500 करोड़ का अपना टॉप लाइन अचीव करना चाहते हैं, जो कि अगर आप ग्रोथ इंजन देखोगे ना तो ये 45% के अराउंड बन रहा था। और कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर से आप खुद देख लेना जाके कंपनी हार्डली मतलब उसके आसपास भी नहीं है जो अपना गाइडेंस दे रखा है। अगर कंपनी ये अपना गाइडेंस नहीं दिया होता 500 करोड़ का FY26 में हम लोग का गाइडेंस है जो भी रेवेन्यू वगैरह का, अगर ये नहीं देता कंपनी ना तो फिर ये जो इनका इस क्वार्टर में आप देखोगे जो 22-23% का ग्रोथ हुआ है ना टॉप लाइन में, तो काफ़ी बेटर होता अगर कंपनी ने अपना गाइडेंस नहीं दिया होता। लेकिन कंपनी ने जब ऑलरेडी बता के रखा है कि हम लोग 45% से ग्रो करेंगे FY26 में, तो फिर वे जाहिर सी बात है तब यहाँ पे जब 22%, 20%, 30%, यहाँ तक कि आप अगर 40% से भी ग्रो करोगे ना, फिर भी आपको मार्केट उस लेवल पे नहीं लेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा 45% से टॉप लाइन ग्रो होने वाला है FY26 में। तो फिर उस अकॉर्डिंग अगर कोई कंपेयर करेगा तो फिर जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह हुआ है पहले 6 महीने में आप खुद देख लो 27% का हुआ है। और जो उनका रिसेंट कॉन कॉल हुआ है Q2 का, अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो कंपनी बिल्कुल कुछ नहीं बता रही है कि अब मतलब सीधा बस कंपनी अब ये कह रही है ना कि हम लोग ओवरऑल कुछ भी गाइडेंस नहीं दे सकते हैं फिलहाल के लिए, आने वाले क्वार्टर के लिए, आने वाले सालों के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ भी फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस देते ही नहीं है। कंपनी अब ऐसे अपने कॉन कॉल में बता रही है। तो फिर इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूं कि आप लोग जब कंपनी को ट्रैक नहीं करोगे हर क्वार्टर में ना तो कोई सेंस नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं कि मतलब आप हर एक वीडियो में बस यही बोलते हो कंपनी ट्रैक करो, कंपनी ट्रैक करो। तो भाई क्या मैं बोलूँ, आप ही बताओ। मैं सबसे पहले तो आप लोग से ये बात करता हूँ कि कंपनी ने अपने कॉन कॉल में क्या बात किया, उसके बाद उन लोग का उस क्वार्टर में पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, और जो कंपनी अपना गाइडेंस दे रखा है पास्ट में क्या उसके मुताबिक है कि नहीं है। फिर उसके बाद अब आपका बनता है वहां से अब आपका मान के चलिए रिसर्च वगैरह ऑन होता है, देखने का, समझने का कि कंपनी अब आने वाले क्वार्टर में किस रेट से ग्रो करेगी, किस रेट से ग्रो नहीं करेगी, और क्या इनका फर्दर गाइडेंस होने वाला है, क्या गाइडेंस नहीं होने वाला है। वे सब अब आपका पार्ट होता है। मेरा पार्ट बस इतना ही है कि मैं आप लोग को ओवरऑल बता दूं कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है आने वाले क्वार्टर्स में। तो फिलहाल के लिए आप देखोगे विमता लैब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपको क्यों हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करना होता है, क्योंकि आप खुद ही देखोगे कंपनी ने जो Q4 FY25 में अपना गाइडेंस दे रखा था 500 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू
अचीव करने का FY26 में, जो कि वो 45% का ग्रोथ इंजन बनता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पहला जो 6 महीना गया हुआ है वहां पे 27% के अराउंड ही ग्रो हुआ है। ये 27% ग्रोथ मतलब नॉट अ जोक, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वही बात है, 27% ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन वही है, अगर कोई कंपनी अपना इससे डबल रेट से भी ज्यादा अपना कुछ अराउंड गाइडेंस दे के रखा है ना उसके आसपास, तो फिर ये 26, 27, 30%, 35%, 40% कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी ही गाइडेंस बहुत हाई है। तो फिर जो मार्केट में इन्वेस्टर हैं वे उसी के अकॉर्डिंग ही उस कंपनी को आगे फिर जज करेंगे। तो फिर फिलहाल के लिए विमता लैब आप देखोगे बिल्कुल आसपास नहीं अपने गाइडेंस के। अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी क्या अपना टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह दिखाती है और क्या अपना टॉप लाइन ग्रोथ नहीं दिखाती है। अगर मैं थोड़ा सा बात कर लें विमता लैब का बिजनेस मॉडल वगैरह क्या है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो कंपनी मेनली लैब वगैरह सेगमेंट में, जो कि फार्मास्यूटिकल वालों को कुछ रिसर्च वगैरह में हेल्प कराती है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये रहा, हाँ ये रहा, जो भी फार्मा साइड में जो भी दवा वगैरह होता है वहाँ का डिस्कवरी और उसका डेवलपमेंट सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है कंपनी। फिर उसके बाद साथ में फूड और एग्री में उसका जो टेस्टिंग वगैरह होता है वहाँ पे प्रोवाइड कराती है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल टेस्टिंग एंड कंसल्टेंसी इस साइड में है। तो इसका मान के चलिए मेनली ऐसा ही बिजनेस है कि ये लोग पूरा फुल्ली लैब कंपनी है। तो फिर फिलहाल के लिए कंपनी तो बेटर है, लेकिन वही है, जो कंपनी अपना गाइडेंस दे रखी है उसके आसपास भी नहीं ग्रो कर रही है फिलहाल के लिए। और उनका गाइडेंस ही मतलब 45% का राउंड था, तो जाहिर सी बात है अगर आप 20%, 30%, 35% इसी का राउंड ग्रो करोगे, अगर जो अपने गाइडेंस को बीट नहीं करोगे और अपने जो भी रिसेंट कॉन कॉल हो रहा है वहाँ पे आप फिर और अच्छा गाइडेंस नहीं दोगे, या फिर जो आपका गाइडेंस उसी बार अगर स्टिक नहीं करोगे कॉन कॉल में, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा एज अ किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो फिर अब देखते हैं कि इनका क्या Q3 में नंबर होता है, क्या Q4 में नंबर होता है। तो फिर अब हम लोग चलिए नेक्स्ट कंपनी का बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। अगर आप कृषिवाल फूड का देखोगे ना, तो सबसे पहले मैं बता दूं इनका कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस कि ईडी का कुछ लोचा वगैरह है। लेकिन आप देखोगे कंपनी का जब कॉन कॉल हुआ था तो वहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने पूछा भी था कि आपके कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वहाँ पे अराउंड 9 से 10% के बीच में कुछ ईडी के पास है। तो फिर आप इसको कैसे देखते हो, क्या आप बताओ कुछ इसके बारे में। तो कंपनी एकदम पूरा खुल के साफ साफ बताया, हमसे उससे लेना देना नहीं है, हमारे कंपनी में जो भी पर्टिकुलर जो शेयर होल्डर था वे उसके थ्रू मैटर है। तो फिर जो कंपनी में जिसका स्टेक था वहां पे प्रॉब्लम था, जो भी बंदा इन्वेस्ट कर रखा था, तो फिर उसका शेयर बस ईडी ने अभी फिलहाल के लिए सीज करके अपने पास रखा है, ना कि कंपनी को कुछ इससे लेना देना कंपनी का कुछ है ही नहीं। आप खुद इनका जो आई थिंक इन्होंने Q2 में पहली बार ही कॉन कॉल किया, जो कि काफी बेटर था, इनको कॉन कॉल करना ही चाहिए था और आने वाले क्वार्टर में भी कॉन कॉल करे कंपनी। कोई भी कंपनी है ना, अगर अपना कॉन कॉल वगैरह करती है तो फिर एज ए इन्वेस्टर हर एक इन्वेस्टर को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है तो हम उसको उस प्रॉब्लम को हम कैसे देखें, कैसे समझें। तो फिलहाल के लिए आप देखोगे तो फिर जो इनके पास जो इनके कंपनी में ईडी का आई थिंक 9% से लेके 10% के बीच में कुछ होगा, अराउंड ही उसी के आसपास। तो फिर कंपनी साफ साफ बता रही थी कि हमारे डे टू डे ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो शेयर होल्डिंग में किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर का था, तो फिर ईडी ने उसका बस शेयर अभी फिलहाल के लिए सीज करके रखा है। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग जब किसी भी कंपनी को अच्छे तरीके से रिसर्च उसके बारे में रिसर्च वगैरह करोगे, आप उसके बारे में पढ़ोगे, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप कृषिवाल फूड का देखोगे ना, तो इनका 2 सेगमेंट है। पहला है ड्राई फूड और नट्स का, और दूसरा बिजनेस है इन लोग का आइसक्रीम बिजनेस का। अगर आप आइसक्रीम बिजनेस देखोगे तो इनका हार्डली अभी फिलहाल के लिए, पहले कुछ उतना नहीं था इन लोग का आइसक्रीम साइड में। कंपनी ने रिसेंट ही आइसक्रीम डिवीजन अपना एड ऑन किया है अपने बिजनेस में, जो कि इनका आई थिंक ये Q4 FY25 से ही एड ऑन होना स्टार्ट हो गया था। अभी अगर फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें इनका ड्राई फ्रूट से, तो ड्राई फ्रूट से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इनका 2 सेगमेंट है। पहला B2B, B2C। B2B में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन लोग का 55% रेवेन्यू B2B से आता है, और B2C में जो कि स्टोर के थ्रू हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन इन द सेंस कि ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ये सब हो गया वहाँ के थ्रू। और इन लोग का खुद का पर्सनल स्टोर वगैरह भी है। और उसके बाद साथ में कंपनी अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब जगह भी अपना प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करके रखी है। तो वहाँ से इन लोग का 45% ओवरऑल रेवेन्यू वगैरह आता है और 55% B2B साइड से आता है। और कंपनी का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन लोग का मेलो करके है आइसक्रीम डिवीजन, जो कि अगर मैं यहाँ पे नीचे आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ ना, इनका क्या और
फर्दर गाइडेंस वगैरह रहने वाला है आने वाले सालों में। तो 1 सेकंड, ये देखो कंपनी खुद बता रही है जो इनके पास आइसक्रीम का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वे 1 लाख लीटर है आइसक्रीम का प्रोडक्शन पर डे का, जो कि अगर इसका जो फिलहाल के लिए करंट कैपेसिटी है आइसक्रीम में ही ना, अगर ये लोग इसका 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेंगे तो फिर ओवरऑल बस आइसक्रीम से ही ये लोग 600 करोड़ का अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और आप देखोगे कंपनी प्लान कर रही है कि हम लोग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आने वाले 3 सालों में, यानी कि FY28 तक कंपनी पूरा आइसक्रीम का जो इनका 1 लाख लीटर आइसक्रीम है प्रोडक्शन का पर डे का उसको अचीव कर लेगी FY28 तक। और अगर उसका अचीव किया तो फिर बस आइसक्रीम से ही कंपनी का ओवरऑल 600 करोड़ का टॉप लाइन बनेगा। और साथ में ये रहा इनका नट्स और ड्राई फ्रूट का। अगर आप देखोगे फिलहाल के लिए कंपनी का कैपेसिटी 10 मैट्रिक टन पर डे का है और आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर कंपनी ट्राई कर रही है कि हम लोग इसको 40 मैट्रिक टन पर डे प्रोडक्शन करें जो भी हमारा नट्स और ड्राई फ्रूट है। नट्स और ड्राई फ्रूट में यही आता है, काजू बादाम पिस्ता अखरोट, यही सब मेनली होते हैं। और आइसक्रीम में आप देख सकते हो ये सारे मिल्क बेस्ड आइसक्रीम होते हैं इनके। अगर अब हम थोड़ा बात कर लें इनका क्या रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह हुआ है तो मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा दूं ना, कंपनी मतलब क्या अच्छे लेवल पे फिलहाल के लिए हर एक क्वार्टर में परफॉर्म कर रही है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। आप खुद देख लो कंपनी ने इस बार के Q2 में ओवरऑल 50% काउंट अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है। अगर आप यहाँ पे H1 में भी देखोगे तो H1 में ओवरऑल जो इनका पहला 6 महीना बीता हुआ है वहां पे 57% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और अगर आप पैट वगैरह देखोगे ओवरऑल नेट प्रॉफिट वगैरह तो Q2 में 18% काउंट पैट ग्रो हुआ है और H1 में 23% काउंट लोग का प्रॉफिट ग्रो हुआ है। लेकिन आपको यहाँ ये दिख रहा होगा कि रेवेन्यू ग्रोथ तो 50% है और H1 में भी 57% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इतना कम क्यों है बिजनेस का? इसका मेन रीजन यही है इनका भी 1 सेकंड, सॉरी वीडियो ऑफ हो गया, 1 सेकंड। हाँ, तो इनका मेन रीजन यही है ना, जो इनका आइसक्रीम डिवीजन है वे फिलहाल के लिए लास्ट 2-3 क्वार्टर से ही इनके बिजनेस में आना स्टार्ट हुआ है। और जो फिलहाल के लिए ये जो आपको प्रॉफिट वगैरह ओवरऑल दिख रहा है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो 6 करोड़ का अराउंड इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना ओवरऑल प्रॉफिट किया है। तो ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये प्योर अभी फिलहाल के लिए नट्स और ड्राई फ्रूट के साइड से आ रहा है। अभी आइसक्रीम के थ्रू उतना कुछ एज सच प्रॉफिट नहीं आ रहा है, जबकि इन लोग का इबिट्टा पॉजिटिव है वहां भी आइसक्रीम साइड में। लेकिन कंपनी बता रही थी आने वाले FY27 में अच्छे तरीके से आइसक्रीम डिवीजन से भी हमारा नेट प्रॉफिट आने लगेगा। तो सोचो जब आइसक्रीम साइड से भी इन लोग का नेट प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप देखोगे ना कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज और अच्छे तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए कंपनी को 18% के अराउंड प्रॉफिट ग्रो हुआ है Q2 में और H1 में भी आप देखोगे तो 22-23% के अराउंड प्रॉफिट इन लोग का ग्रो हुआ है ओवरऑल नेट प्रॉफिट। लेकिन आप टॉप लाइन देखोगे तो 57% है। यहाँ पे भी अगर आप इन लोग का अलग अलग देखोगे कि इन लोग का क्या नट्स में हुआ है और क्या इन लोग का आइसक्रीम में हुआ है, तो अगर आप H1 में देखोगे ना तो H1 में इन लोग का ओवरऑल जो इन लोग का काजू बादाम पिस्ता ये सब है यहाँ पे इन लोग का 19-20% के अराउंड ही टॉप लाइन ग्रो हुआ है H1 में। अगर आप Q2 में भी देखोगे तो 20% के अराउंड, यानी जो इनका ओवरऑल मेन धंधा है अभी फिलहाल के लिए अगर हम आइसक्रीम हटा के देखा तो वहाँ पे 19-20% का ही रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। और अगर आप साथ में अब आइसक्रीम के हम लोग आते हैं, आइसक्रीम का आप खुद देखो H1 में 37% राउंड ग्रो हुआ है, यहाँ पे ये रहा। हाँ, H1 FY26 में जो इन लोग का आइसक्रीम डिवीजन है वहाँ पे मतलब ओवरऑल 37% का आइसक्रीम से ग्रोथ आया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इन लोग का Q2 में मतलब आप खुद देख लो 2300% के अराउंड इन लोग का इस क्वार्टर में आइसक्रीम डिवीजन से स्टार्ट हुआ है ओवरऑल रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम इन लोग का भी फिलहाल हाल में ही आया है लास्ट 2-3 क्वार्टर पहले, इसीलिए आप लोग को पे 2300% का इस क्वार्टर में आइसक्रीम का ग्रोथ दिख रहा है ओवरऑल। लेकिन आप ओवरऑल कंसोलिडेट करके देखोगे तो फिर यहाँ पे इन लोग का 50% का रेवेन्यू ग्रो हुआ है Q2 में और H1 में इन लोग का 57% राउंड ग्रो हुआ है। और कंपनी अभी फिलहाल के लिए जो अपना गाइडेंस वगैरह भी दे रही है ना, कंपनी आप खुद देखोगे ओवरऑल इन लोग का FY25 में 103 करोड़ के आसपास ही हार्डली आई थिंक रेवेन्यू होगा, ठीक है। और कंपनी जो बता रही है आप खुद यहाँ नीचे देख लो 1 सेकेंड, हाँ 600 करोड़ बस अपने इनके आइसक्रीम से आएगा आने वाले 3 सालों में, अगर ये लोग 100% उसका कैपेसिटी यूटिलाइज कर लें आइसक्रीम साइड में। और ये जो इनका ड्राई फ्रूट है वे अलग है, अलग इन द सेंस कि ड्राई फ्रूट का अलग बिजनेस है, आइसक्रीम का अलग बिजनेस है, लेकिन दोनों ओवरऑल कंसोलिडेट होके ये कृषि वाल के अंदर ही आएगा। तो फिर उसके हिसाब से अगर देखा जाए कंपनी अपना ड्राई फ्रूट्स और नट्स वाला सेगमेंट भी जो इनका 10 मैट्रिक टन पर डे का है उसको ये लोग बढ़ा के 40 मैट्रिक टन पर डे कर रहे हैं
आने वाले 2 सालों में। और इसके लिए ये लोग फंड रेजिंग भी कर रहे हैं। आई थिंक इनके कॉन कॉल में कंपनी बता रही थी कि हम लोग दिसंबर में, इसी दिसंबर में राइट इशू का कुछ फाइलिंग वगैरह करेंगे, और प्रोमोटर का जो होल्डिंग वगैरह थोड़ा लो है वहां पे भी कुछ सवाल वगैरह उठा था। तो कंपनी साफ साफ बताई थी कि भाई हम लोग अभी फिलहाल के लिए ग्रोइंग कंपनी है, तो फिर हमको जब ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए होगा तो फिर हमारे पास बस 2 ही 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि हम लोन ले लें बैंक से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है हम अपने इक्विटी को डाइल्यूट करके अपने बिजनेस को ग्रो करें। तो फिर अगर कोई बिजनेस है अपना इक्विटी डाइल्यूट करके अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है उसको ना, तो फिर आप उसको पूरा खराब तरीके से ना देखो। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने ग्रोथ के लिए उस कैपिटल को यूज कर रही है। अगर यहाँ पे आप खुद ही देखोगे, अगर आइसक्रीम का ये प्लांट नहीं आता इनका, जो कि ये लास्ट 2-3 क्वार्टर में आया है, तो ये 50% 60% का उन लोग को आपको रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग हर एक चीज को गलत एंगल से मत देखो। आप किसी भी कंपनी का कॉन कॉल जब पूरा अच्छे तरीके से रीड आउट करोगे या फिर उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड आउट करोगे, तब आपको पता चल पाएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, ओवरऑल बात किया जाए कृषिवाल फूड का, तो अभी फिलहाल के लिए FY25 में इन लोग का हार्डली 103 करोड़ के आसपास इन लोग का रेवेन्यू है। लेकिन कंपनी जो बता रही है कि आने वाले 3 सालों तक, मान के चलिए 3 साल में हम लोग पूरा 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेंगे अपने आइसक्रीम का, जो कि 600 करोड़ का बस आइसक्रीम से ही हमारा आ सकता है। तो कंपनी का ओवरऑल 103-4 करोड़ के अराउंड आई थिंक इन लोग का FY25 में रेवेन्यू है, और 600 करोड़ आने वाला है आइसक्रीम से। कब तक? FY28 तक। तो आप देख रहे हो कितना मतलब स्कोप है। और साथ में इन लोग का यहाँ पे भी नट्स एंड ड्राई फ्रूट में भी, यहाँ पे भी ये लोग अपना 10 मैट्रिक टन पर डे से 40 मैट्रिक टन पर डे अपना कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं ओवर द नेक्स्ट 2 साल तक में। तो फिर यहाँ पे भी इन लोग को जाहिर सी बात है, यहाँ से भी इन लोग का रेवेन्यू ग्रो होगा। और साथ में सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो जीएसटी का रेट कट हुआ है, वे मोस्टली जो भी काजू बादाम पिस्ता ये सब है, मोस्टली अब आई थिंक 5% के अराउंड आ गया है, और आइसक्रीम पे भी 5% के अंदर आ गया। तो फिर अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ पहले 18% 12% जीएसटी था उस पर, अब 5% हो गया। तो अब थोड़ा और बेनिफिट मिलते हुए कंपनी को दिखेगा। और आप देखोगे कंपनी अपने कॉन कॉल में पूरा बुलिश भी था, बता भी रहा था कि हम लोग का प्रीमियम, हम ज़्यादातर प्रीमियम, हम अपना प्रीमियम सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो जीएसटी का रेट कट हुआ है, हमको इसके वजह से और बेनिफिट मिलेगा आने वाले सालों में। और कंपनी इसीलिए आप खुद देखोगे ना, अपना ड्राई फ्रूट्स और नट साइड में भी अपना एक्सपेंशन किए जा रही है, और आइसक्रीम का तो इन्होंने जल्द ही फिलहाल के लिए अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह बैठाया है। तो फिर अब आपको देखना है कि कंपनी आप किस तरीके से आप उसको ट्रैक कर रहे हो, कैसे आप उसको हर एक क्वार्टर में पढ़ रहे हो, देख रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो। अभी फिलहाल के लिए कृषिवाल का अगर देखा जाए, तो फिर ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, कंपनी का फिलहाल के लिए अभी जो इनका रिसेंट अभी इनका कॉन कॉल हुआ, कंपनी बताई थी कि हम लोग का आइसक्रीम वगैरह ना अभी फिलहाल के लिए ई कॉमर्स पे, क्विक कॉमर्स पे, सॉरी जो भी इन लोग का ब्लिंकिट, जेप्टो, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए लिस्टेड नहीं है। लेकिन मार्च 2026 यानी कि अगले साल में ये लोग इसको वहाँ पे भी लिस्टिंग कर देंगे, तो वहाँ से भी और इन लोग को बूस्टअप मिलेगा इन लोग के टॉप लाइन वगैरह में। तो अब वही है, अब देखना पड़ेगा कि कंपनी किस रेट से ग्रो करेगी, किस रेट से नहीं ग्रो करेगी। अब तो हमको आने वाले क्वार्टर में और आने वाले सालों में ही पता चल पाएगा। लेकिन जो कंपनी अपना एक तरीके से रोड मैप दे के रखा है, और जो कंपनी अपने कॉन कॉल में बता रहा था उसके हिसाब से, तो मतलब आई थिंक स्काई इज द लिमिट ही होगा। क्यों? क्योंकि अब खुद देखो, आइसक्रीम से बस इन लोग का 600 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है विद इन 3 ईयर के अंदर अंदर, अगर ये लोग 100% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव कर लेते हैं। और जबकि हालांकि बस इन लोग का 103-4 करोड़ के आसपास ही आई थिंक इन लोग का FY25 में ओवरऑल रेवेन्यू था। प्लीज आप जाके उसको देखिएगा कितना था उन लोग का। तो फिर आप उस हिसाब से देखोगे तो मतलब स्कोप आप देख रहे हो कितना बड़ा है आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 सालों में। और कंपनी ये भी बता रही थी कि हमारा जो भी प्रॉफिट वगैरह है वो थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि हमको अभी आइसक्रीम से उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन FY27 से हमको आइसक्रीम से भी अच्छा खासा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जाहिर सी बात है, और इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिखने का उम्मीद लग रहा है। अब वही है, अब आपका ये काम बनता है कि आप अगर किसी भी कंपनी को पढ़ रहे हो ना, आप उसको हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो। अब आप किसी को ट्रोल करोगे कि भाई बस तू अपने वीडियो में मतलब ट्रैकिंग बोलता है, इससे क्या होगा? तो भाई सिंपल है, अगर आप किसी बिजनेस को पढ़ रहे हो, देख रहे हो, अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे हो हर एक क्वार्टर में, तो फिर आप नहीं जान पाओगे कि क्या नया डेवलपमेंट होने वाला है उस पर्टिकुलर कंपनी में, और क्या नया चीज़ें और हो रहा है, क्या जो कंपनी अपना गाइडेंस दे रखा है उसी के मुताबिक जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या अपने गाइडेंस को कुछ और इंक्रीज कर रहा है कि कहीं अपने उस गाइडेंस को नीचे तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ प्लीज़ आप लोग हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो।
करो, पीयर टू पीयर कंपेयर करो, उनका कॉन कॉल पढ़ो, उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो। आप लोग खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। यहाँ तक कि मैं अपने आप को भी उसमें काउंट करता हूँ। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत बनो, आप अपना खुद रिसर्च करो, खुद पढ़ो, क्योंकि आपका खुद का मनी है तो फिर जाहिर सी बात है आपको ही अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैंने आई थिंक कृषिवाल का सब कुछ बात कर ही लिया है, इनका जो भी आइसक्रीम डिवीजन है और नट्स एंड ड्राई फ्रूट में भी यहाँ भी जो था मैंने सब बता ही दिया इन लोग का। और भी जो भी फिलहाल के लिए इन लोग का प्रॉफिट वगैरह उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी आइसक्रीम से उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन FY27 से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने आई थिंक इनका ये भी बता दिया था आप लोग को कि जो इन लोग का ईडी का प्रॉब्लम चल रहा है ये बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी खुद बता रही है अपने कॉन कॉल में कि वे पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने जो हमारे शेयर होल्डर में था उसका बस शेयर ही सीज हुआ है ओवरऑल, तो फिर उससे डे टू डे ऑपरेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कृषिवाल फूड दिसंबर 2025 में ही यानी कि नेक्स्ट मंथ ही कुछ राइट इशू का प्लान वगैरह कर रहा है, जो कि उसमें प्रमोटर भी पार्ट लेगा, जो कि अपने कॉन कॉल में खुद उन्होंने बताया। तो अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में क्या इन लोग का ग्रोथ रेट वगैरह बनता है और क्या कंपनी की शेयर से ग्रो करेगी। अब तो हमको Q3 और Q4 में और FY27 FY28 में ही पता चल पाएगा, लेकिन नो डाउट स्कोप तो मुझे अच्छा लग रहा है। और वही बात है, कंपनी भी अपने कॉन कॉल में बता रही थी कि प्रीमियम साइड में ना लोग अब ज़्यादा पुश हो रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग ना ये मतलब जो पहले खुलते में जाके काजू बादाम किशमिश ये लोग बाई करते थे, अब उतना लोग नहीं बाई कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जिसको पूरा प्रीमियम साइड में चाहिए, पूरे पैकेट में चाहिए, तो वे लोग अब उस साइड जा रहे हैं, बाई कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। वे लोग अब ज़्यादा एक्सपीरियंस पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वही कंपनी बता रही थी कि हमारा जो आइसक्रीम भी है वहाँ भी पूरा थोड़ा प्रीमियम साइड में हम जाने की ट्राई कर रहे हैं, और साथ में जो हमारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वे तो हमारा ऑलरेडी थोड़ा प्रीमियम साइड में है ही, और हमको डिमांड भी अच्छा दिख रहा है आने वाले क्वार्टर में भी, आने वाले सालों में भी। और GST का रेट कट हुआ है जो उससे भी हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि Q3 में और Q4 में कंपनी की शेयर से ग्रो करती है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो वैसे एजुकेशनल पर्पज के लिए ही थे। राधे राधे।